गुड मॉर्निंग गर्ल्स होम साइंस में आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं। तो बच्चों, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ते हैं। क्या होती है प्राकृतिक आपदाएं? प्राकृतिक आपदाओं को जानने से पहले हम आपदा किसे कहते हैं इस बारे में जान लेते हैं। आपदाओं का अर्थ, आपदा या आपदाओं का अर्थ इस जगत में घटित होने वाली असंख्य घटनाओं की निरंतरता। इस जगत में घटित होने वाली असंख्य घटनाओं की निरंतरता ही जीवन है। हमारी लाइफ में अनेक घटनाएं घटती रहती हैं जिन्हें हम इवेंट्स कहते हैं, और इस संसार में, इस दुनिया में इवेंट्स होते रहते हैं सबकी लाइफ में। तो इनकी निरंतरता जरूरी है, इन घटनाओं की निरंतरता जरूरी है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, यानी घटनाएं जरूरी हैं। घटनाएं असंख्य प्रकार की होती हैं, असंख्य प्रकार की घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाएं जीवन की प्रगति में सहायक होती हैं, कुछ घटनाएं जीवन की प्रगति में सहायक होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई टॉप करता है अपने एग्जाम में, तो एक बहुत बड़ी घटना उसकी लाइफ में है, तो वो प्रगति में सहायक हो रही है। जबकि कुछ अन्य घटनाएं बाधक हैं। कुछ घटनाएं बाधक भी हो सकती है। बाय चांस किसी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो और तो उसका एक्सीडेंट हो जाए और उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाए, वो आईसीयू में रहे 2-3 महीने के लिए, तो ये उसको नुकसान पहुंचाएगी ये घटना। घटनाएं तो सारी हैं, लेकिन कुछ अच्छी घटनाएं हैं जो प्रगति के मार्ग में या फिर आगे अग्रसर करती हैं हमें लाइफ में, और कुछ घटनाएं जो होती हैं तो वो हमारे गति को अवरुद्ध कर देती हैं। घटनाओं को हम दुर्घटना की श्रेणी में रखते हैं। अवरुद्ध करने वाली घटनाओं को, यानी जो घटनाएं हमारे जो गति है उसको रोक रही हैं, तो उनको हम दुर्घटनाओं की श्रेणी में रखते हैं। जबकि कुछ दुर्घटनाएं व्यापक तथा विकराल रूप में घटित होती हैं और कुछ घटनाएं व्यापक और विकराल रूप में घटित होती हैं। उन्हें हम आपदा या विपत्ति कहते हैं। उन्हें ही हम आपदा कहते हैं, विपत्ति कहते हैं। जब घटनाएं घटित होती हैं, तो जब कोई क्या बताया था इसमें हमने, जब कोई घटना ऐसी घटती है जो हमारी गति को अवरुद्ध करे, तो वो हमारी घटना ऐसी हो गई। और अगर ये विकराल रूप धारण करे, बड़े स्तर पे हो यही घटना जो गति को अवरुद्ध कर रही है, तो उसे कहेंगे आपदा। क्योंकि ये जो घटना है वो बहुत से लोगों की लाइफ को प्रभावित करती है, बहुत से लोगों की लाइफ को, गति को रोकती है। अब हम देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं। तो आपदा का मतलब समझ आ गया आपको? जो हानिकारक घटनाएं लाइफ में होती हैं, जो हमारी गति को अवरुद्ध कर देती हैं, जब वो बड़े स्केल पे हो, बहुत सारे लोगों की लाइफ की गति को अवरुद्ध कर दें, तो वो आपदा होती है। अब इसमें हम जानेंगे प्राकृतिक आपदा क्या होती है। तो ये होता है कि जब प्रकृति ने वो आपदा दी हो, तो वो प्राकृतिक आपदा होती है। प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम का परिणाम है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, यानी ये प्रकृति हमारी गति को अवरुद्ध करती है। प्रकृति ऐसे हमारे लाइफ में डिजास्टर लाती है जिससे हमारी बहुत से लोगों की लाइफ, यानी एक कम्युनिटी की लाइफ, एक बहुत बड़े स्तर पे जनसंख्या की लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। तो क्या था इसमें? ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, तूफान, समुद्री तूफान, ओलावृष्टि, बादल फटना, सुनामी, समुद्री लहरें, उल्कापात, महामारियां आदि, जो कि मानव गतिविधियों को प्रभावित करता है, ये नेचुरल जो है। तो इसमें से एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। तो जो इतने सारे मैंने नाम बताए हैं तो उन्हें याद रख लेंगे। क्या क्या नाम थे ये? ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, और तूफान, समुद्री तूफान, सुनामी, ओलावृष्टि, महामारियां। तो ये सारे नाम, ये जो प्राकृतिक
भारी मात्रा में जनधन व पर्यावरण को हानि पहुंचती है। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या आ गई हैं तो वो कितनी हानिकारक होगी उस क्षेत्र के लोगों के लिए, ये प्राकृतिक जो डिजास्टर है उसके प्रबंधन पर निर्भर करता है, जिसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। कहीं पे तो पहले से ही डिजास्टर मैनेजमेंट करके रखा होता है, तो अगर ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस एरिया में बहुत छोटा मोटा सा फर्क पड़ता है। लेकिन जहाँ पे ऐसी व्यवस्था ना हो तो वहाँ पे छोटी सी प्राकृतिक आपदा भी भयानक रूप ले सकती है। अब जैसे जापान में बहुत ज्यादा भूकंप के झटके आते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपने घर को इस तरह का बनाया है, जैसे लकड़ी गुड का वो बनाते हैं कि वो अगर गिर जाए टूट जाए तो किसी के जान की हानि नहीं होती। और जबकि जहाँ पे भूकंप आया और वहाँ पे इस तरह के मकान बने हुए हों कि लोग उनके बीच नीचे दब के मर जाए, तो वो वहाँ पे ज्यादा भयानक जो हो सकता है प्राकृतिक आपदा का रूप। तो और उसके बाद भी ये भी निर्भर करता है कि बाद में कितना अच्छा मैनेजमेंट किया गया है डिजास्टर का। किसी एरिया में डिजास्टर आता है, प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर आता है, तो अगर वहाँ पे जल्दी से जो नहीं पहुंचाई गई हैं सुविधाएं और उनकी सहायता, तो लोगों को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ सकता है और ज़्यादा हानि को, और उनके जान को भी नुकसान ज़्यादा होता है। तो ये एक विवाद का प्रश्न है कि जो डिजास्टर है तो उसमें एक स्थान कितना सेफ रह सकता है या फिर किस तरह से वहाँ पे ज़्यादा इसको हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ये आप याद रखना कि ये विवाद का प्रश्न है। नेक्स्ट है आपदाओं के प्रकार। आपदाओं के प्रकार जानेंगे। ये तो इसमें इसका नाम जरूर है नेचुरल डिजास्टर, लेकिन इसमें जो आपदाएं हैं वो कई प्रकार की बताई गई है, मानव निर्मित आपदाएं भी बताई गई हैं। तो जैसे आकस्मिक रूप से घटित होने वाली आपदाएं, तो ये आपदाएं तो नेचुरल डिजास्टर ही होती है, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, ओलावृष्टि है, भूस्खलन है, तो ये अचानक आ जाती है। धीरे धीरे अथवा क्रम से आने वाली आपदाएं, तो ये आपदाएं उस एरिया में पता चलता है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसमें होता है जैसे सूखा, अकाल और उस एरिया का मरुस्थलीकरण। तो अभी सूखे का भी कई बहुत दिनों से, बहुत महीनों से या फिर साल से वर्षा नहीं हुई है, तो वहाँ पे सूखा पड़ना है, तो ये धीरे धीरे आने वाला डिजास्टर है। उसी तरह से वहाँ पे अकाल पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे खेती नहीं होगी, सूखा है तो वहाँ अकाल पड़ेगा, लोग भूखे मरेंगे, तो ये भी एक धीरे धीरे आने वाला डिजास्टर है। और कहीं पे जो भूमि है तो वो बंजर होने लगती है, उसका मरुस्थलीकरण होने लगता है, तो ये भी एक धीरे धीरे आने वाली आपदा है। तो इसमें जो मरुस्थलीकरण वाला है, तो इसमें कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके, जैसे किसान है ज्यादा पैदावार लेने के चक्कर में बहुत ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वो मरुस्थलीकरण होने लगता है, तो इसको हमें रोकना चाहिए। तो ये इस तरह की आप जानेंगे कि ये धीरे धीरे आने वाली आपदाओं में होगा बाढ़, अकाल और मरुस्थलीकरण। मानव जनित आपदा या सामाजिक आपदाएं, जो मानव जनित है, जो मनुष्य ने खुद डिजास्टर बनाए हैं, पैदा किए हैं, तो इन्हें सामाजिक कहते हैं क्योंकि मनुष्य ने बनाए हैं। तो इनमें आता है जैसे युद्ध है, दंगा है, आतंकवाद है, तो ये सारे मानव ही तो बना रहा है, मानव निर्मित है ये। और इसके अलावा जैसे होते हैं कुछ वायरस हैं, जैसे कोरोना वायरस, तो कहते हैं कि ये मानव की गलती से ही आया है, क्योंकि चाइना में इसका बताते हैं कि इसका ओरिजिन चाइना से हुआ है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि बहुत बड़ा जो मीट का मार्केट है और वहाँ पे इस तरह से बिकता है मीट की, तुरंत जो जिंदा जानवर है तो उनको वहीं पे काट के वो लेते हैं मीट को। इतना दर्दनाक भयानक स्थिति होती है और एक के ऊपर एक जानवरों को रखे रहते हैं, जिंदा जानवरों को बंद करके। तो उन्हीं जो जेनेटिक डिजीज होती हैं, यानी कि जो जानवर से मानव में आती है, तो वो कोरोना है। तो वो ये इसलिए आ गया है क्योंकि वहाँ पे
मानव ने इस तरह का माहौल बना रखा था, तो इसलिए वो कोरोना पनपा, तो ये मानव जनित है। और इसी तरह बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये भी इस तरह की महामारियां हैं जो मानव निर्मित है। और वॉर होते हैं, दंगा होता है, आतंकवाद होता है, ये भी मानव निर्मित है। तो ये जो डिजास्टर हैं तो ये बहुत भयानक होते हैं, ये भी प्रकृति की तरह ही। जैविक आपदाएं या महामारी, जैविक आपदाएं या महामारी, तो इसमें भी जैविक आपदाएं यानी कि जैसे ये मैंने बताया था वायरस वाला, ये भी इसमें आ जाएगा, ये भी जैविक आपदा में आ जाएगा। ये मानव निर्मित हो जाएगा, जो जैविक आपदा मानव से निर्मित है वो उसमें मानव में भी आ जाएगी और यहाँ जैविक में भी आ जाएगी। तो ये जैसे कि कोई वायरस है आ जाता है, तो इसे कह रहे थे कोरोना कोई लैब में बनाया गया है, चाइना में बनाया, तो ऐसे भी होते हैं कि मानव ऐसे दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की चीजें, जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और कहीं बनाते भी हैं। जैसे सीरिया में वहां पे जो विपक्षी पार्टी को नुकसान, उनके लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए रासायनिक बम का प्रयोग किया गया। सोचिए, जैविक हथियार, रासायनिक बम का प्रयोग किया गया और वहां पे बहुत से लोग मर गए, निर्दोष लोग मर गए, क्योंकि जब ये जैविक हथियार या फिर ये इस तरह के जो हथियार कहीं पे भी डाले जाते हैं तो वो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं और उस एरिया के लोग वो बच नहीं पाते हैं। तो ये भी मानव निर्मित हो गया। तो एक बार फिर देखेंगे, एक तो आकस्मिक रूप से घटित होने वाली आपदाएं हैं जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन आदि, और धीरे धीरे अथवा क्रम से आने वाली आपदाएं हैं जिसमें सूखा, अकाल और जो आ जाएगा मरुस्थलीकरण। मानव अथवा सामाजिक आपदाएं हैं तो युद्ध, दंगा, आतंकवाद, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट में भूल गई थी क्योंकि इतनी जनसंख्या हो गई है, लगभग 7.5 या 8 अरब जनसंख्या हो गई है विश्व की, और विश्व में भूखमरी बढ़ रही है, कुपोषण बढ़ रहा है। तो ये हम याद रखेंगे, ओके। और एक है जैविक आपदाएं या महामारी, जैसे मैंने बताया था कि अपने विपक्षी को या फिर दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने के लिए मानव ऐसे हथियार निर्मित कर रहा है जो बहुत हानिकारक है। तो ये सारे आपदाएं आप देखते हैं। अब नेक्स्ट हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब जितनी भी नेचुरल डिजास्टर है, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो नेचुरल डिजास्टर है। भूकंप पढ़ेंगे सबसे पहले प्राकृतिक आपदाओं में। देखिए, भूकंप भूतल की आंतरिक शक्तियों में से एक है। भूकंप भूतल की आंतरिक शक्तियों में से एक है, यानी पृथ्वी के अंदर जो घटित हो रहा है उसमें से एक है। भूगर्भ में प्रतिदिन कंपन होते हैं, जब ये कंपन तीव्र होते हैं तो ये भूकंप कहलाते हैं। तो पृथ्वी के अंदर तो कंपन होते ही रहते हैं, लेकिन जब ये बहुत तीव्र हो तो ये भूकंप कहलाते हैं। और जैसे हमारा पृथ्वी जो है, तो हमारी पृथ्वी का जो ऊपर का भाग है तो ये ठोस है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। तो ये 30 किलोमीटर लगभग तक है, क्रस्ट है, और उसके नीचे का जो वो ऊपर का भाग कहलाता है वो 100 किलोमीटर तक है। इसके अंदर यानी क्रस्ट के नीचे जो पदार्थ है, एक तो उसमें जेल है और एक लिक्विड है, ठीक है। तो ये तरल अवस्था में है, पृथ्वी अंदर से तरल अवस्था में है। तो और वो भी बहुत ज्यादा उसमें गर्म है, हमारे अंदर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर है पृथ्वी के अंदर से। तो वो क्या करते हैं, तो उसमें तूफान आते रहते हैं अंदर, वो उबलती रहती है अंदर से पृथ्वी, और लावा बन के भी बाहर निकल जाती है। उससे जरा सा भी एक क्रस्ट अगर उसे हल्का सा ऐसा मिला कि हाँ यहाँ से टूट सकता है, तो लावा बन के बाहर आ जाता है, जो अंदर का जो पदार्थ है, जो हमारा मैग्मा जिसे बोलते हैं। तो जो मैग्मा है तो वो अंदर से बाहर आ जाता है। तो भूकंप आते हैं जब अंदर ज्यादा हलचल होती है, तो पृथ्वी पे भूकंप आते हैं। और जो भूकंप, इसमें दो बातें याद रखेंगे, भूकंप मूल और भूकंप केंद्र। भूकंप मूल वो होता है जहां से भूकंप शुरू होता है, ओके। तो भूकंप मूल होता है, कितने नीचे हो सकता है, 100 किलोमीटर अंदर, 200 किलोमीटर अंदर भूकंप मूल हो गया, तो वहां से वो भूकंप उत्पन्न हुआ। और एक होता है भूकंप केंद्र, भूकंप मूल जहां से भूकंप स्टार्ट होगा, और भूकंप केंद्र यहाँ जहां पे सबसे पहली बार उसकी दिखाई देगा भूकंप आया है। जैसे पृथ्वी पे हमें जहां पहली बार भूकंप दिखाई दे वहां से, तो वो होगा भूकंप केंद्र। तो भूकंप मूल पृथ्वी के नीचे जहां से स्टार्ट हुआ है,
पृथ्वी पे वो पहली बार पता लगाया, उसका दिखाई दिया है। तो इसका प्रारंभ होता है भूकंप मूल और भूकंप केंद्र का। ठीक है, फिर है भूकंप के कारण। क्या है भूकंप के कारण? ज्वालामुखी उद्गार। तो अंदर मैंने बताया था कि मैग्मा है पृथ्वी के अंदर, जो गर्म पदार्थ है बहुत ज्यादा, तो वो मैग्मा जब विस्फोट करता है, बाहर निकलता है, तो वो ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है। तो उससे जो धरती है वो कंपन होता है उसमें, तो इसके कारण भूकंप आता है। यानी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भूकंप आएगा। एक भूगर्भ में स्थित संतुलनकारी परतों में तीव्र कंपन, जो अंदर पृथ्वी के अंदर जो परतें हैं तो उनमें जो संतुलन नहीं बन पाता और उसमें हलचल हो जाती है, तो भूकंप आ जाता है। जलीय भार, बांध, इंसान बांध बनाता है बड़े बड़े जो नदियों को रोककर, ताकि वो सिंचाई के लिए काम आ सके, पीने के लिए काम आ सके, और जो बाढ़ को भी रोका जा सके। लेकिन उससे क्या होता है कि उस एरिया में जहाँ पे बांध बनाया गया है, भूजल को रोका गया है, तो बहुत भार पड़ जाता है भूमि पर, और भूमि जो है वो कंपन हो सकता है, उसमें भूकंप आ सकता है। नेक्स्ट है भूपटल में सिकुड़न। तो भूपटल में जैसे कि ऐसे सिकुड़न होती रहती है, खिंचाव होता रहता है, तो उसके कारण भी भूकंप आते हैं। प्लेट विवर्तनिकी। तो प्लेट विवर्तनिकी ज्योग्राफी का एक थ्योरी है, सिद्धांत है। तो उसमें बताया गया है कि पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें हैं, जो हमारे महाद्वीप वाली हैं प्लेटें हैं, 7 बड़ी प्लेटें हैं। जैसे यूरेशियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है। तो ये 7 प्लेटें हैं टोटल, और 20 छोटी छोटी प्लेटें हैं। तो जब इनमें हलचल होती है, यानी कि ये भी क्या होती है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में भी हो रहा होता है इनमें खिंचाव, और एक दूसरे से एक भी मिल रही होती है। तो जब होता है तो भूकंप आ सकता है पृथ्वी पर। तो ये इसके कारण हो गए भूकंप के कारण। एक बार फिर देखेंगे, ज्वालामुखी उद्गार, भूगर्भ में स्थित संतुलनकारी परतों में तीव्र कंपन, भूकंप के जलीय भार, भूपटल में सिकुड़न, और प्लेट विवर्तनिकी। नेक्स्ट है भूकंप की भविष्यवाणी। तो मानव ने ऐसा यंत्र निर्मित कर लिया है जिससे भूकंप की भविष्यवाणी हो सकती है। तो जब ऐसा कोई भूकंप या कोई ऐसा कुछ आने वाला होता है ना भूकंप, तो हमारे जो वायुमंडल में रेडॉन गैसें भी की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये भी एक संकेत होता है जानने का। लेकिन इसके लिए एक सीस्मोग्राफ करके यंत्र होता है, तो उसमें स्केल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से पॉइंट बने होते हैं। तो जब भूकंप आएगा तो वो रिक्टर स्केल पे जो सीस्मोग्राफ है, यानी भूकंप मापी यंत्र है, तो उसमें रिक्टर स्केल बताएगा कि भूकंप आने वाला है। ओके, और ये भी बताएगा जब आ जाएगा कि कितना आया है ना। तो इसमें याद रखेंगे, भूकंप मापी यंत्र यानी सीस्मोग्राफ से हम भूकंप मापते हैं, और मापते हैं रिक्टर स्केल पर, जिसमें पॉइंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके। और इसमें तीव्रता बताई जाती है कि अगर 4 पे वो रुका है तो 4 पॉइंट का है भूकंप, और 6 पे है तो 6 या 0.5 है, इस तरह से। लेकिन 5 से जो ऊपर होते हैं वो भयानक होते हैं, और 7 पे तो बहुत भयानक होते हैं। और इसमें एक और पॉइंट याद रखेंगे कि अगर A1 पॉइंट भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब होता है कि 10 गुना ज्यादा भूकंप भयानक होगा 1 पॉइंट बढ़ने पर भी। यानी 6 से 7 के बीच में 10 गुना ज्यादा भयानक भूकंप होता है। भूकंप के समय आवश्यक सावधानियां। तो भूकंप के समय आवश्यक सावधानी ये रखनी चाहिए कि अलर्ट रहना चाहिए। अगर भूकंप आया है तो सबसे पहले अपने घरों से बाहर निकल जाएं, खुले स्थान में चले जाएं, किसी दीवार का, पेड़ का सहारा ना ले, क्योंकि उनके टूटने का भय रहता है। और जो अगर स्विच ऑफ कर दें, सारी लाइट्स ऑफ कर दें, क्योंकि भूकंप से आग लगने का खतरा रहता है। और इसके अलावा अपने को ये जो अपना घर बनाते हैं, तो आजकल भूकंप रोधी बनाते हैं, तो उससे हमारे घर को नुकसान कम होता है या फिर बच जाता है भूकंप धरती
में चला जाता है नीचे होके। भूकंप आपदा के पश्चात किए जाने वाले कार्य, तो भूकंप आपदा के पश्चात गवर्नमेंट द्वारा हेल्प की जाती है लोगों की, और उस स्थान को जल्दी से जल्दी उससे लोगों को हटा लेना चाहिए। और सबसे पहले क्या करेंगे कि जो मलबा है तो उसमें से लोगों को निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो दब गए होते हैं तो उसमें से जिंदा लोग होते हैं, तो वो उनको बचा लिया जाना चाहिए। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट के लिए तुरंत उनको भेजेंगे, और उनके लिए खाने का प्रबंध और ये अच्छे स्थान का प्रबंध ये सारे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बाढ़। तो बाढ़ भी जो सेकंड नंबर का जो नेचुरल डिजास्टर है, तो बाढ़ का भी बहुत सुनते रहते हैं, बहुत जन की हानि होती है। तो बाढ़ जो होती है तो वो तीव्र गति से आने वाली प्राकृतिक आपदा है। अचानक बाढ़ आ जाती है, अचानक तो नहीं आती, लेकिन हाँ हमारे अचानक ही आ सकती है। बारिश हो रही है कई दिन से, है ना, तो फिर पता नहीं होता कि बाढ़ आएगी क्या, अचानक सो रहे होते हैं तो बाढ़ आ जाती है। लोगों को इसमें मौका नहीं, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, इनमें मौका नहीं मिलता इंसान को सांस लेने का भी, सोचने समझने का कि वो करे क्या, तुरंत बाढ़ में चपेट में आ जाते हैं लोग। बाढ़ के कारण क्या है? निरंतर भारी बारिश। अगर कहीं निरंतर भारी बारिश हो रही है तो बाढ़ आ जाती है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भर जाता है। नेक्स्ट है भूस्खलन। अगर भूस्खलन हो गया है कहीं तो नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, तो वो बाढ़ अगर अवरुद्ध हो गया तो वो ज्यादा भर जाएगी, और जब वो टूटेगा तो वो बाढ़ का रूप लेगा। वन विनाश। जो पेड़ है, वन है, तो वो जो मिट्टी को कंट्रोल रखते हैं ना, और तो अगर ये जो बाढ़ आती है अगर, तो फिर अगर वन विनाश होता है उस एरिया में कम पेड़ है तो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ना जैसे वहाँ पे है मैंग्रोव वन होते हैं जो पानी में, जो कीचड़ में ऊपर ही उग जाते हैं वो, और तो वो मिट्टी कीचड़ को जकड़ के रखते हैं, मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। तो वहाँ जहाँ पे सुनामी आती है तो वो कम हानिकारक होता है वो प्रदेश, क्योंकि वो जो मैंग्रोव वन है तो वो उसको नहीं जाने देते, वहाँ पे से जकड़ के रख लेते हैं। तो यही होता है कि वन में भी अगर वन है तो मिट्टी को जकड़ के रखेंगे और पानी को भी अब्जॉर्ब करेंगे उस एरिया के, और तो इसलिए जो बाढ़ है वो कम विनाश करेगी। नेक्स्ट है दोषपूर्ण जल निकास प्रणाली। तो दोषपूर्ण जल निकास प्रणाली जैसे होता है शहरों में ड्रेन होते हैं, तो उनमें क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब होता है। बड़े बड़े नाले होते हैं तो उनको पॉलिथीन से और वेस्टेज से सामान से पाट देते हैं, फिर जब बारिश आती है तो उन्हें पानी निकलने का साधन नहीं होता, और तब पूरा जल भरा हो जाता है, बाढ़ का रूप धारण कर लेता है वो। और ऐसा हुआ था मुंबई की जो बाढ़ थी, तो वो इसी कारण आई थी कि वहाँ पे जो ड्रेनेज का सिस्टम नहीं था, जल निकासी की कोई अच्छी प्रणाली नहीं थी। लेकिन उसके बाद में प्रशासन अलर्ट हुआ, तो अब इसकी इनकी सफाई होती रहती है। और लेकिन कहीं कहीं शहरों में जब तक लोग नहीं जागते हैं, जब तक वो उनको कोई डिजास्टर नहीं आ जाता है, तब तक वो नहीं जागते हैं, वो ऐसी दुर्घटना को आमंत्रण खुद देते रहते हैं। बर्फ का पिघलना। पहाड़ों पे ग्लेशियर है, तो अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियों में ज्यादा पानी आ जाता है, नदियां जब ज्यादा पानी आती हैं तो वो कहीं बाढ़ ला सकती हैं, तो ये इसका एक कारण हो सकता है। बाढ़ से बचने के उपाय। तो बाढ़ से बचने के उपाय, उसके लिए बाढ़ से तो इस तरह बचा जा सकता है कि अगर थोड़ा पहले ही अलर्ट रहा जाए, बांधों को उनको मरम्मत हो जाए, वो टूटने नहीं पाए थोड़ा सा। और जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो उस एरिया में जैसे कि कच्चे तालाब बनवा लें, तो वो पानी इसमें कच्चे तालाब में भर जाएगा और नीचे चला जाएगा, मिट्टी के अंदर चला जाएगा, तो वहाँ पे वाटर लेवल भी बढ़ेगा। और जब बारिश नहीं होगी तो जो कच्चे तालाबों में पानी भरा था उन लोगों को भी काम आएगा। पक्के तालाब भी बनवा सकते हैं इस तरह। और क्या क्या है इसका, जैसे सीधा जलमार्ग, जो जलमार्ग है तो वो सीधा होना चाहिए नदी का। नेक्स्ट है जलमार्ग परिवर्तन। अगर जलमार्ग परिवर्तन करना हो तो उसमें सेफ्टी रखनी चाहिए। कृत्रिम जलाशयों का निर्माण, तो कृत्रिम जलाशयों का निर्माण कर देना चाहिए। बहुत बड़े बड़े जैसे कृत्रिम जलाशय बनाने चाहिए जिसमें
पानी भर जाए और उस पानी को बाद में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बांध निर्माण। तो बांध निर्माण हो भी रहा है, बहुत बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं। तो एक तो बांध ही होता है, बांध बाढ़ ला भी सकते हैं और बाढ़ से बचा भी सकते हैं। ला कैसे सकते हैं, क्योंकि अगर बांध पुराना हो गया है, उसकी मरम्मत नहीं, मेंटेनेंस नहीं किया गया है और वो टूट जाए तो बहुत भयानक त्रासदी ला सकते हैं, बाढ़ ला सकते हैं। तो बांध बनाए, लेकिन जरूरी है कि उनका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है कच्चे तालाबों का निर्माण, जो मैंने बता ही दिया आपको। ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं पानी को, मिट्टी के ग्राउंड वाटर में भेजते हैं, ग्राउंड में भेजते हैं, ग्राउंड वाटर बनता है इसका। और नदियों का आपस में जोड़ना, ये रिवर लिंकेज वाला ये जो प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें नदियों को जोड़ा भी गया है। और सबसे पहले केन बेतवा नदी को जोड़ा गया है। केन बेतवा यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की दो नदियां हैं, उनको जोड़ा गया है आपस में। और इसी तरह अगर आपस में नदियां जुड़ जाएं, तो जैसे दक्षिण भारत की नदियों में कम पानी होता है, उसमें से बरसात हो रही होती है तभी पानी होता है। उत्तर भारत की नदियों में 12 महीने पानी होता है, क्योंकि बरसात में तो पानी होता है, लेकिन जो ग्लेशियर से पिघल के आ रहे होते हैं गर्मियों में, तो वहां से पानी आता है, तो ये पानी से भरपूर रहती है। दक्षिण भारत में कम रहता है। तो इन्हें अगर लिंक कर दिया जाए तो एक बैलेंस हो जाएगा, सब नदियों में पानी रहेगा और बाढ़ नहीं आएगी। मान लीजिए कहीं पे बाढ़ का चल रहा है टाइम और दूसरी जगह पे नहीं है, तो ज्यादा आ गया पानी बाढ़ का, तो उसमें चला जाएगा दूसरी नदी में। तो ये रिवर लिंकेज वाला बेस्ट ऑप्शन है। अगर ऐसा कर लिया जाए तो फिर बाढ़ की समस्या से बहुत हद तक हम पार पा सकते हैं, उससे हम उबर सकते हैं। तो बच्चों, ये आज का आपका नेचुरल डिजास्टर का मैंने जो पढ़ाया है, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसके नोट्स जरूर बना लेंगे। और आगे जो हमारी अन्य प्राकृतिक आपदाएं हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगी। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऑनलाइन पढ़ने को